तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने लास्ट में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी वॉल्यूम परसेंटेज की बात किया था। तो वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सप्रेस करना है तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस द वॉल्यूम परसेंटेज। तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये डिक्टेट करने का प्रयास किया था कि 100 ml सॉल्यूशन यू मस्ट हैव, और उस 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितना ml प्रेजेंट है, दैट वुड बी द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसके लिए टेक्निकल इशू के कारण जो है लेक्चर थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था। उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करता हूं। तो वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था, क्या एग्जाम्पल लिया हुआ था कि 10% एक्वस सॉल्यूशन 10% aqueous solution of ethanol means 10 ml of ethanol is dissolved in 90 ml of water। 90 ml of water, ये इसका मीनिंग हुआ। आप सभी लोग ड्यू प्रिकॉशन ध्यान रखना, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन में 100 ml यदि आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो 100 ml सॉल्यूशन में आपको ये ध्यान देना होगा सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व करना है, कितना वॉल्यूम डिसॉल्व करना है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट सॉल्यूट मस्ट बी टेकन फर्स्ट in the container, in the pot, in the measuring flask or measuring cylinder. After that, we have to add the solvent. After mass percentage and volume percentage, now we will going to discuss about the mass by volume. Mass by volume. Before that, mass by mass, volume by volume. Now, mass by volume. मास बाई वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, ये डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। सॉलिड सोल्यूट, liquid solvent, and we have to prepare 100 ml of the solution. During the preparation of 100 ml of solution, we have to take defined amount of or definite amount of, you can say, solute, definite amount of solute, and after that we have to add the solvent and make the volume up to 100 ml. It means including solute, including solvent, we have to maintain the volume 100 ml. As for example, 10% aqueous solution of sugar means 10% aqueous solution of sugar means 10 gram of sugar must dissolve in 90 ml of water. Overall, you can say overall volume of the solution must be 100 ml. So here mass by volume percentage, mass by volume we have to calculate. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का mass by volume percentage.
mass by volume percentage, the amount of solute, in gram dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution। इसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू mass of substance या solute, substance in gram present in solution divided by volume of solution multiplied by 100। बट ml, ध्यान रखना इसमें ml की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर कंसीडरिंग एज परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप सभी लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का कैलकुलेशन कर सकते हो। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेशन और क्वांटिटी और कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम सभी लोग इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को। अब उसके बाद मास बाय वॉल्यूम की बात आ गई। अब हम सभी लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजी यूज करने चल रहे हैं, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन यूज करने चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। हाउ द नॉर्मेलिटी कैलकुलेटेड। इन नॉर्मेलिटी में ध्यान रखना सब लोग, आज हो सकता है मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बता रहा हूं, हो सकता है कहीं आप पढ़े हो, वहां पर भी आपको बताया गया हो कि नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करते समय हमें इक्विवेलेंट मास की रिक्वायरमेंट होती है। इक्विवेलेंट मास इन ग्राम हम कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास जब हम सभी लोग ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका मोलर मास यूनिट, मोलर मास और यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हो आप, यूनिट ऑफ मोलर मास ग्राम पर मोल। तो हाउ द इक्विवेलेंट मास बिकम्स इन ग्राम, ये हम आपको यहां पर सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बट नॉर्मेलिटी में कैसे आप इसको बाई पार्ट करके समझोगे, सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करना है इन लीटर, इन लीटर आपको कंसीडर करना है वॉल्यूम को। व्हेनेवर वॉल्यूम is not given in liter, then we have to convert the volume into liter. So what is normality? First we focus on definition of normality. Normality. What is the normality? The number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute
present in 1 liter of solution. Present in 1 liter of solution. Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called normality. Is called normality of that solution. Solution की हम लोग क्या कहते हैं? Normality कहते हैं. Number of gram equivalent. Now this definition can be converted into the formula. Number of gram equivalent per liter. So whenever we have knowledge of unit, then we can prepare, we can construct, we can formulate the normality. तो क्या हो जाएगा? The unit of normality, the unit of normality is gram equivalent per liter. Gram equivalent per liter is the unit of normality. Normality is equal to number of gram equivalents of solute, means of substance, you can say, of solute and divided by volume of solution in liter. The numerator of the formula can be transformed in next easiest way. Mass of solute in gram divided by equivalent mass of solute total divided by volume of solution in liter. Volume of solution in liter. This formula can be used. Mass of solute in gram, equivalent mass of solute. So whenever we calculate the equivalent mass of solute, then the equivalent mass of the solute will also be in gram. How the equivalent mass of any substance comes in gram? In the next step, we will learn, we will consider how equivalent mass, जिसको हम जनरली इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं, इक्विवेलेंट मास किसी एसिड का कैलकुलेट कर सकते हो, किसी बेस का कैलकुलेट कर सकते हो, साल्ट का कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैलकुलेट कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट का कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप सभी लोग इन सभी जो सब्सटेंसेस का नहीं किया, इन सभी सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो. तो इस पूरे फॉर्मूले में आए जरा देखें एक रिप्रेजेंटेशन की बात. नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम, मास स्मॉल w in gram, equivalent mass multiplied by volume in liter. Volume in liter. Whenever volume not in liter, then you can write like this: W E into V ml divided by 1000, or W E into V ml multiplied 1000. It's a general formula
to calculate the normality of any solution. But more challenging question is that how can we find out the equivalent mass of substance? During the calculation of equivalent mass of any substance, we must have formula of that substance. Formula of that substance. Whenever we have knowledge of formula, then we can easily find out the equivalent mass of that substance. Whether the substance is acid, substance is base, salt, oxidizing agent, reducing agent, whatsoever. Now, we are going to calculate the equivalent mass of an acid. Equivalent mass of an acid. Equivalent mass of an acid is equal to molar mass of that acid divided by valency factor means, or you can say basicity of that acid. Basicity of that acid. If we consider molecule, then molecular we need here. And we consider molar mass. And when you have taken acid in form of mole, then the basicity of that acid will be considered as molar. You see here, equivalent mass of H2SO4. Equivalent mass of H2SO4 is equal to molar mass of H2SO4 in gram per mole divided by basicity of H2SO4 per mole. Basicity of H2SO4 per mole. अब आप जब लिखो मोलर मास of H2SO4, hydrogen 1, 2 into 1 plus, sulfur 32 plus, oxygen 16, 4 into 16. H2SO4 is in the room whenever you don't have any chemical reaction, then in the room you have to consider dibasic acid. It means H2SO4 is dibasic acid. Its basicity is equal to 2 divided by 2. क्योंकि अब देखो बेसिसिटी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लियर करें कि हाउ मेनी H plus ion given by that acid. How many H plus ion given by that acid? That is called basicity of that particular acid. ये कि कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है मीडियम, वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी.
तो H2SO4 इज डाइबेसिक एसिड। बच्चों यहां पर ध्यान एक बात आ रही है, whenever you have a chemical reaction, जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है और आपको किसी एसिड की बेसिसिटी फाइंड करनी है, तो ध्यान देना उसकी बेसिसिटी उस रिएक्शन में डोनेट किए गए हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि H2SO4 किसी के साथ रिएक्शन किया और उसने किया एक H प्लस आयन को डोनेट किया, एक H प्लस आयन को डोनेट किया, तो उस कंडीशन में H2SO4 की जो बेसिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। यहां पर बट इन मैंने बोला we have to consider variables. However, the maximum such variables. The maximum condition you must have to apply. आओ जरा देखो अब यहां पर ऐड करो टोटल, ये हो गया 2 32 64 डिवाइडेड बाई 2 टोटल 98। ध्यान समझिएगा यहां पर, अब ये पूरा अमाउंट जी पर मोल में, ये 2 ये भी क्या है पर मोल में। जस्ट सी हियर, यहां पर क्या हो गया, ये आपका चला रहा है क्या पर ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये भी चला रहा है क्या पर मोल, ये हो गया ग्राम पर मोल, और 2 चला है आपका क्या पर मोल कैंसिल, ग्राम इज द यूनिट, ग्राम इज द यूनिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू 49। It's the equivalent weight of H2SO4 whenever we don't have any chemical reaction. ये आपके पास हो गया equivalent weight of H2SO4। इस तरीके से H2SO4 का आप equivalent weight कैलकुलेट कर सकते हो। एसिड 2 किया डाइबेसिक एसिड, 3 किया तो ट्राइबेसिक एसिड, 4 किया तो टेट्राबेसिक एसिड, 1 किया तो मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड ये कहलाएगा आपका। ये जो वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, इस लेक्चर में हम ये भी प्रयास कर रहे हैं जो स्लो मोशन में इस कलर समझने की तरीके हैं वो भी समझें, और फास्ट वाले को भी आराम से समझ सकते हैं। तो आप सभी लोग मेरे लैंग्वेज पर बार-बार लैंग्वेज को ध्यान देना, जो शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेन करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखें। ठीक है, वो चीज आप ध्यान रखोगे तो फिर गलतियां आपसे कम होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये रहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकाला हमने, एसिड। तो अब यहां पर अब देखो हमारा क्या होगा, अब देखिए मैं नेम लिख रहा हूं, मोनोबेसिक एसिड मींस, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ, 1H प्लस आयन गिवन बाई एसिड, गिवन बाई एसिड। डाई बेसिक एसिड, इसमें एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल में HCl, HNO3, SCN, CS3, COOH, etc. These are the basic acids. Dibasic acid. Dibasic acids क्या देगा ये, 2H प्लस आयन्स।
2H+ आयंस। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है H2SO4 H3PO4। देखेंगे यहाँ पर H2SO3 एक्सेट्रा। अब देखो ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक यहां पर आपका H3PO3 है, नॉट H3PO4, H3PO3। ओके, ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड आपका मींस क्या हुआ, 3H+ आयन। ये आपका बेस्ट एग्जांपल H3PO4। ठीक है, अब इसमें देखो H3PO4 में ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स आर being attached with oxygen, that's why all these 3H given as H+ ion। इसलिए आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, द कंपाउंड इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक एसिड। Why H3PO3 is dibasic? Just here, clear here. OH, OH and H here. H and P directly linked, and there is very little difference in electronegativity of H and P. Therefore, HP bond is a highly stable bond and not given, not released H+ ion from this bond. Only 2H ion given by this acid. Therefore, orthophosphorus acid, generally you can say phosphorus acid, is dibasic acid। केवल ये दोनों H यहाँ से डोनेट होंगे और यहाँ से ये all 3H given out, because all 3 because electronegativity of hydrogen and oxygen, and bond is highly polar, and bond energy is very weak compared to the HP bond, and H bond easily इसलिए आपका ये ट्राइबेसिक एसिड एंड this acid is dibasic acid। Okay, in the same way tetrabasic acid etc. you can use। Okay, now equivalent mass of base, बेस के लिए क्या यूज करना है, बेस के लिए हम लोगों को यूज करना है एसिडिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। तो यहां पर क्या लेंगे, मोलर मास ऑफ बेस इन ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई acidity of that base in per mole unit। पर मोल में कंसीडर करना है आपको। ये हो गया। अब इसके लिए CaOH, CaOH is equal to 40 of Ca and 2 into 16 of oxygen and 2 into 1 of hydrogen is equal to 74। CaOH is diacidic base because it donates 2OH minus ions। 2OH minus ions given by the base calcium hydroxide slag line you can say। अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा,
equivalent mass of COH twice is equal to 74 gram per mole divided by 2 per mole is equal to 37 ग्राम हो गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट यू कैन से और इक्विवेलेंट वेट इन इक्विवेलेंट मास इन जनरल. Now equivalent mass of salt is equal to molar mass of salt in gram per mole divided by valency of cation और anion. साल्ट में क्या cation इसकी वैलेंसी को लेकर के हम सभी लोग यहाँ कंपेयर कर सकते हैं. तो अब एग्जाम्पल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. अब आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, इसका मोलर मास क्या होगा 23 इंटू 2 सोडियम का 23 प्लस 12 ऑफ कार्बन और उसके बाद 16 3 इज इक्वल टू 46 12 इज इक्वल टू 48 60 46 106 ये हो गया ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल. ओके. सोडियम कार्बोनेट की वैलेंसी चेक किया जाए. इसको आप हाइपोथेटिकली ब्रेक कर लो 2Na प्लस CO3 माइनस. आपने यहां लिखा हुआ है वैलेंसी ऑफ केटायन और एनायन. तो वैलेंसी ऑफ केटायन यहां पर 1 लेंगे तो आपके पास प्लस 1 दिखाई दे रहा है. 1 ही केवल है, लेकिन इसके कितने यूनिट है 2 यूनिट है. दैट्स व्हाई केटायन की वैलेंसी क्या हो गई 2 या फिर एनायन से कंपेयर कर लो. आप एनायन से कंपेयर कर लो. एनायन आपका डाइनेगेटिव है, उसकी वैलेंसी सही हो रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो अब आपका ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 is equal to 106 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 53 यूनिट कैंसिल. आप देख लीजिएगा वहां पर आपको बता दिया गया यूनिट क्या होगा, कैसे निकालना है आपको यूनिट. इस तरीके से आप नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो. ये नॉर्मलिटी के लिए हमने निकाला. कंडीशन देखिए, when we have two solutions and normality and normality of one solution is known, then the normality of next solution can be calculated by using normality equation, which is also called dilution method. The method is called dilution method. This method is called
dilution method. This method is called dilution method. N1 V1 is equal to N2 V2. N1 V1 is equal to N2 V2. This formula can be used to calculate the normality of unknown solution. देखो जी, अगर आप तो उस सोल्यूशन के स्ट्रेंथ को यदि निकालना है ग्राम पर लीटर, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर लीटर, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर? तो इसके लिए अब ये तो नॉर्मलिटी इक्वेशन हो गया, डाइल्यूशन मेथड हो गया। अब ये डाइल्यूशन मेथड में थोड़ा सा और डीप में मैं कर दूं, थोड़ा और बेसिक से लेकर के डीप में करूं। जैसे आप समझो आपके पास एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 है और करिस्पॉन्डिंग नॉर्मेलिटी जो है N1 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसे समझ लिया तो फिर न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत हेल्प करेगा आपका। अब यहां पर वॉल्यूम V1 मिला और उसकी नॉर्मेलिटी N1 है, दिस टू आर नोन, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में हम कितना वॉल्यूम यानी कितना वाटर और ऐड कर दें, कितना सॉल्वेंट और ऐड कर दें कि इसकी नॉर्मेलिटी कन्वर्ट होकर क्या हो जाए, N2 हो जाए। क्या हो जाए? कन्वर्ट होकर के N2 हो जाए। यहां ध्यान देना, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नोन है, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी नोन है, और इसे डाइल्यूट करने की बात वो कर रहा है कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, और डाइल्यूट इस कदर कर दिया जाए कि नॉर्मेलिटी N2 हो जाए। तो व्हाट वॉल्यूम of the solvent we have to add? So how can you calculate? For the calculation of normality, we will apply general formula. We will apply general formula. ठीक है? क्या लगाओगे फार्मूला? N1 V1 is equal to N2 V2 निकाल लो। यहां पर N1 दिया, V1 दिया और आपके पास N2 दिया हुआ है, V2 आप निकाल लीजिए। N1 V1 बाई V2 निकल गया। ध्यान क्या देना, जो V2 को आपने कैलकुलेट किया उस V2 में V1 भी है, उस V2 वॉल्यूम में V1 भी है, तो द डाइल्यूटेड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, सपोज V प्राइम हो गया। This V prime of solvent must be added in such a way that the normality of the solution get transfer from N1 to N2, N1 to N2 में कन्वर्ट हो जाए। ये आपका डाइल्यूशन मेथड, इस तरीके से आप सॉल्वेंट का कितना अमाउंट ऐड किया जाए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड आपका डाइल्यूशन मेथड के नाम से जाना जाता है। बट सेकेंड मोर थिंग, ये कहानी है, अच्छा आपको समझ में भी आएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल है वो। और वो कहानी क्या है, लेट A, B एंड C आर 3 एसिड्स। ABC हमारे पास 3 एसिड्स आ गया, एंड सो ऑन यू कैन यूज। ये हमारे पास ABC 3 एसिड्स मैंने लिया, ठीक। इन 3 एसिड्स की नॉर्मेलिटी नोन है, वॉल्यूम नोन है, और ये 3 एसिड्स इंडिपेंडेंटली लिए गए हैं, अलग अलग लिए गए हैं, अलग अलग पॉट में लिए गए हैं।
अब कह रहा है इन तीनों एसिड को वन पॉट में कन्वर्ट कर दो, इन तीनों एसिड को एक ही पॉट में कन्वर्ट कर दो, आप एक ही में मिक्स कर दो। जब तीनों एसिड को एक ही में मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद कह रहा है तो व्हाट वुड बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर यानी तीनों एसिड को मिक्स करने के बाद जो नॉर्मेलिटी है वो नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी इन सच केसेस, एसिड का हो, बेस का हो, एसिड बेस का मिक्सचर हो, यानी एसिड एसिड का मिक्सचर हो, बेस बेस का मिक्सचर हो, ठीक, एसिड बेस का मिक्सचर हो, एवरीवेयर वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे हम सभी लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, एवरी एसिड का मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं। मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है N इंटू वी बट सर्फ ml। मिल इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट करेंगे एवरी एसिड का। सपोज we are having three acids, we are taking the hypothetical, we have three acids and we know for the calculation of mill equivalent हमारे पास क्या होगा, N into V होगा। अब if N A N B N C are the corresponding normalities, corresponding normalities, VA, VV and VC are the corresponding volumes, then milli equivalent of A is equal to NaV, that of B, NB, VB, that of C, NC, VC। इतना कर लिया आपने। अब क्या करेगा, अब निकालेगा टोटल मिल इक्विवेलेंट, टोटल मिल इक्विवेलेंट निकालेगा। टोटल मिल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Na Va Nb Vb Nc Vc, ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट। अब देखो वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होता है, क्या होता है, एडिटिव होता है। वॉल्यूम अगर एडिटिव है तो थ्री एसिड्स को जब हमने ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम आएगा। टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम इज एडिटिव क्वांटिटी, इट मींस यू कैन से एक्सटेंसिव क्वांटिटी। तो अब यहां पर टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC, टोटल वॉल्यूम हो गया। अब नथिंग टू डू, जस्ट केयर, क्या, टोटल मिल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, चाहे वो एसिड का हो चाहे वो बेस का हो। एसिड एसिड का मिक्सचर हो उसके लिए सेम फॉर्मूला ही, बेस बेस का मिक्सचर हो उसके लिए भी फॉर्मूला ही, लेकिन एसिड और बेस का मिक्सचर होगा तो फॉर्मूला वो बदलेगा। वो क्या होगा, आगे थोड़ा सा वेट करें आप। अब यहां पर हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी VA NB VB NC
Vc divided by Va, Vb and Vc. This formula can be used to calculate the Mill equivalent of total normality of the mixture of acids or mixture of bases. But whenever we have mixture of acid and base, we know and we must remember, acid and base never exist together in one pot because they undergo chemical reaction. तो अब कहने का मतलब कि एसिड और बेस दोनों जब एक पॉट में नहीं रह सकते, वो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन जब होगा तो अब आपको क्या केयर करना होगा, एसिड का मिल इक्विवेलेंट निकालना, बेस का मिल इक्विवेलेंट निकालना और ये देखना दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का जो डिफरेंस निकालेगा वह रिमेनिंग मिल इक्विवेलेंट होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दोगे, ये हो जाएगी उस एसिड और बेस के मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। फिर सुन ले, शब्दों में सुन ले, पहले मैंने क्या बोला, एसिड का मिल इक्विवेलेंट निकालो, बेस का मिल इक्विवेलेंट निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वह उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब यहां पर ध्यान देना, मिक्सचर में एसिड और बेस के मिक्सचर में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जिसका इक्विवेलेंट लेस होगा वो टोटली रिएक्शन कंज्यूम्ड हो जाएगा। वो रिएक्शन के बारे में बोलेगा, रिएक्शन नाउ गेट स्टॉप्ड, यू डोंट हैव टू गो फर्दर, मींस रिएक्शन को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, उसके लिए लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई कर दिया। इसलिए ऐसे रिएजेंट को क्या बोलेगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से हो जाना जाएगा। इसलिए अब एसिड अगर मिनिमम होगा तो एसिड का मिल इक्विवेलेंट टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा और उस सॉल्यूशन में बेस का मिल इक्विवेलेंट बचेगा। तो ऐसे आप कह सकते हो कि मिक्सचर में जो मिल इक्विवेलेंट आएगा वो किसका होगा, बेस का होगा। ऐसे एसिड के साथ विचार कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान देना, जितना मिल इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट का होगा उतना ही साल्ट बनेगा, साल्ट का अमाउंट वही होगा, साल्ट का मिल इक्विवेलेंट वही होगा। तो साल्ट का यदि निकालना हो आपको नॉर्मेलिटी, तो साल्ट की नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, वो साल्ट की नॉर्मेलिटी निकल आएगी। इस तरीके से हम एसिड बेस का मिक्सचर अगर दिया हुआ है वहां पर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो कैसे निकाला जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। अब देखें आप, इफ a mixture contains acid and base both, then normality of mixture is equal to difference in milli equivalent, difference in milli equivalent divided by total volume, divided by total volume। यहां से निकाल लेंगे आप। Let A is acid having milli equivalent is equal to NaVA. B is base having milli equivalent NbVb.
and assume NaVa less than NbVb। NbVb से जो है आपका क्या ये लेस है, तो द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू NbVb minus NaVb। ये आपके पास आ गया मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसमें लिमिटिंग कौन होगा, NaVa, यानी एसिड विल बी लिमिटिंग। तो जो लिमिटिंग होगी वही आपका साल्ट का हो जाएगा, ध्यान रखना इसको, वही साल्ट का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द नॉर्मेलिटी ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मिली equivalent of limiting agent divided by total volume। यहां से निकाल सकते हो आप लिमिटिंग एजेंट का, आप ले लेंगे मिली इक्विवेलेंट और उसके बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो साल्ट का नॉर्मेलिटी भी निकल आएगा आपके पास। इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन आपके द्वारा किया जा सकता है इस मेथड का यूज करके। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितनी बातें इस लेक्चर में आपको डिलीवर किया गया, इसको सबने समझा, सबको समझ में आ गया होगा, और इसको एक आध बार और रिपीट करके वॉच करिएगा। तो जो भी डाउट रहेगा, और ये बात ध्यान रखना, जो भी स्पीच दिया जा रहा है, जो भी आपको यहाँ टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनेंगे और उस पर आप अपनी थिंकिंग बनाओगे तो आप इजी गोइंग में सब कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल मास एकेडमी पर फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ मास एकेडमी एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन पर मिनिमम पेड अमाउंट पर चीजें भी अवेलेबल हैं। इन डिटेल some orientations with NEET and JEE according to NEET and JEE questions। तो आप सभी लोग वहां से भी इसे वॉच कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और लेकर के अपना स्टडी कर सकते हो। और चैप्टर वाइज कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल मास एकेडमी पर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप दबाकर चलें। आज इस लेक्चर में बस ये नॉर्मेलिटी का डिटेल मैंने आपको दिया। नेक्स्ट लेक्चर जब आपका आएगा तो उसमें हम मोलरिटी के बारे में बात करेंगे, मोलिलिटी के बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, पीपीएम के बारे में बात करेंगे। ओके।